हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी जुड़ी एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि एसएससी जुड़ी का परीक्षा 23 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, तो आज के इस क्लास में रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर और हिंदी का पूरे पेपर का हल देखेंगे। 75 क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जैसे एसएससी जीडी के पेपर में पूछे जाते हैं। तो साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी का परीक्षा केवल 1 घंटे का होता है और इन्हीं 1 घंटे में आप सभी को 80 क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग कम समय में पूरे 75 क्वेश्चन हल करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आप सभी को 20 क्वेश्चन जीके मिलते हैं हल करने के लिए, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलते हैं, 20 क्वेश्चन हिंदी के मिलते हैं और 20 क्वेश्चन मैथ के मिलते हैं। लेकिन आज की इस क्लास में जो सबसे अधिक है 120 नंबरों का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इस क्लास में हम लोग सबसे पहले रीजनिंग क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद जीके, जीएस, करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आपका हिंदी क्वेश्चन रहने वाले। तो इन्हीं 3 सब्जेक्ट से मिलाकर पूरे 120 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। यदि आपने इन तीनों सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर लिया तो समझिए आप कट ऑफ को पार कर सकते हैं। और साथियों, आपका परसों एसएससी जीडी 2025 का फाइनल रिजल्ट आया है, तो आपने पूरे स्टेट वाइज के कट ऑफ देख लिया होगा कि हर स्टेट में कितना कितना कट ऑफ गया है। एक बड़ी बात है कि एसएससी जीडी के पेपर में कि जो इसका रिजल्ट आता है वो स्टेट वाइज आता है, स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है। तो सवालों का लेवल किस तरह से पूछे जाते हैं, तो आज की इस क्लास में संपूर्ण सवालों का लेवल चेक करेंगे, टाइप देखेंगे कि किस लेवल के सवाल आपको 2026 के एग्जामों में तैयारी करना है। बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो डेली क्लास अपनी सुबह 12 बजे चल रही है 2026 एग्जाम के लिए, जो कि टारगेट हमारा केवल एक ही है, 23 फरवरी, क्योंकि 23 फरवरी को हमें अपना पेपर देना है, जिसे हमें अच्छा स्कोर करना अपने पेपर में। तो इसलिए आप डेली क्लास करेंगे भाई, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। आज का क्लास यदि आपने पहला क्वेश्चन पे एंट्री किया है तो लास्ट 75 क्वेश्चन तक आप जाएंगे। इससे क्या होगा कि जब आप अपने कंप्यूटर पे पेपर देने बैठेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन छोड़ने का मन नहीं करेगा। आपको यही काम करना है कि यदि आपने पहले क्वेश्चन पे एंट्री किया है तो लास्ट क्वेश्चन आपको जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए। अपने अंदर आदत बनाइए। इसलिए हम डेली क्लास में कहते हैं कि आपको पहले तो पूरे क्वेश्चन को हल करना है, ट्राई करना है, अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। तो साथ ही जितने भी हम क्लास आपको देंगे पूरे क्लास को आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे आज का पहला प्रश्न है आपका रीजनिंग का, पहले क्वेश्चन पे आपने एंट्री किया तो लास्ट 75 क्वेश्चन तक जाइए। ओके, तो चलिए आज का पहला प्रश्न कॉल करते रीजनिंग का। ये आपकी स्क्रीन पर है। दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, बताइए। रीजनिंग का पहला प्रश्न है, श्रृंखला दिया है 10, 11, 13, 17, 25 क्वेश्चन मार्क है। 2 सवाल इस तरह के आपके पेपर में पूछे जाएंगे। नंबरों का श्रृंखला दिया है भाई, 10 दिया है, 11 दिया है, 13 है, 17 है, उसके बाद 25 है, क्वेश्चन मार्क है। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन मार्क, ये कितना नंबर आएगा। नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है, यानी इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया होगा, ये तो आप सभी को मालूम हो चुका होगा। देखिए 10 से 11 यानी 10 में 1 जोड़ दिया तो 11 बन गया। 11 से 13 यानी 11 में हम लोग 2 जोड़ देंगे तो 13 बन जाएगा। 13 से 17 यानी 13 में हम लोग 4 जोड़ देंगे तो 17 बन जाएगा। 17 से 25 देखिए, 17 में यदि हम 8 जोड़ देंगे तो 25 बन जाएगा। अब देखिए क्या लॉजिक लगा है, +1 इसमें क्या है, +2 इसमें क्या है, +4 इसमें क्या है और +8, यानी 1 का दुगना 2 होता है, 2 का दुगना 4 होता है, 4 का दुगना 8 होता है। तो उसी प्रकार भाई 8 का दुगना यदि हम करेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी 25 में हमें 16 जोड़ना है, तब हमारा आंसर आएगा। 25 और 16 जोड़ेंगे कितना आएगा भाई, 41 आएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो हमारा आंसर मिलेगा ना वो 41 मिलेगा। तो पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या बनेगा। देखिए, एक विशेष कूट भाषा में बेस को 89 70 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और एसेट को 0697 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में टी के लिए कूट क्या होगा। यह सवाल बेस्ट है आपके एग्जाम के लिए, कम से कम 2 सवाल इस तरह का पूछा जाएगा आपके पेपर में। आज की इस क्लास में इस प्रश्न को आप सीख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। देखिए इस सवाल को कैसा आप सॉल्व करेंगे। जैसे बेस है, बेस में 4 अक्षर हैं तो इसके लिए अलग अलग 4 कोड किया है, 8 9 7 0। उसके बाद एसेट है, ASET। एसेट में भी 4 अक्षर हैं तो इसके लिए 4 अलग कोड दिया है, 0 6 9 7। अब देखिए पूछा किसका, टी का, केवल सिंगल टी अक्षर का कोड पूछ दिया है। जब साथी सिंगल पूछेगा तो हम पहले कॉमन चेक करेंगे, देखेंगे टी क्या दोनों में है कि नहीं।
जैसे देखिए बेस में तो भाई टी है ही नहीं, टी किस में है, केवल एसेट में है। जब साथी टी दोनों में नहीं मिलेगा यानी टी कॉमन नहीं मिलेगा तो हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, दूसरा मेथड लगाएंगे। दूसरा मेथड किस में अप्लाई करेंगे हम लोग, इनके कोड में। जो ये कोड होगा ना इसमें देखेंगे दो दो नंबर कॉमन आपको मिलेगा, उस नंबर को हम हटाएंगे और जिसमें टी रहेगा ना उसी में आपका आंसर मिलेगा। इसको ध्यान रखिए, यानी जो टी आपका एसेट में ना तो इसी में कोई हमारा एक अंक होगा। अब देखिए हम लोग भाई नंबरों को एलिमिनेट करेंगे, जहां जहां दो दो नंबर दिखे उसको हम एलिमिनेट करेंगे। जैसे देखिए 0 इसमें है, बेस में 0 है और एसेट में 0, तो इसको हम हटा देंगे। उसके बाद देखिए 9, देखिए बेस में 9 है और एसेट में भी 9 है, तो इसको हम हटा देंगे क्योंकि ये दोनों कॉमन है, तो इसको हम हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद देखिए 7, बेस में 7 है और एसेट में भी 7 है, इसको भी हटा देंगे। अब देखिए नंबर केवल एक एक बच रहा है, बेस में 8 बच रहा है और एसेट में 6 बच रहा है। तो हमने आपसे कहा क्या कहा है कि जिसमें टी रहेगा उसी में हमारा आंसर रहेगा। देखिए एसेट में टी है तो टी में एक नंबर बचा 6, तो यही टी का क्या कोड हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसलिए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से हम आपको बताते चलेंगे भाई, आपके मन में एक भी प्रकार का डाउट नहीं छोड़ेंगे। ओके, बस आप पूरा क्लास देखिए भाई। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। इस सवाल कॉल करिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, TKF UJG VIH WHI क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करिए। इस बार अक्षरों का श्रृंखला दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है। जब इस तरह का सवाल है तो साथी सबसे पहले आपको पहले अक्षरों का कोड निकालना है, जैसे T का रिलेशन U से, U का रिलेशन V से, V का रिलेशन W से। जब इस तरह से आपने सॉल्व कर दिया ना तो आपको तुरंत ऑप्शन जाना है, लगभग आपका 90% सवाल हल हो जाएगा। देखिए T U V उसका W, इनका कोड करिए, T20 U 21 V 22 W 23। देखिए 20 21 21 22 22 23 यानी +1 हो रहा है, 23 में एक जोड़ देंगे 24 24 20 पे कौन अक्षर आता है, यक्स आता है। अब चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन यक्स से शुरू हुआ है। एक तो पहला ऑप्शन यक्स से शुरू हुआ है और दूसरा ऑप्शन यक्स से शुरू हुआ है, यानी यदि हम लोग दूसरा अक्षर का कोड निकालेंगे तो मालूम हो जाएगा, या तो जी आ जाएगा या तो यल आ जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा क्योंकि पहले अक्षर का कोड निकालने पे हमें एक्स प्राप्त हो चुका है भाई। अब देखिए दूसरे अक्षर का हम लोग कोड बनाते हैं, जैसे के का रिलेशन जे से, जे का रिलेशन आई से, आई का रिलेशन एच से, उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क। देखिए के जे आई उसका बाद एच है, के होता है 11, जे होता है 10, आई होता 9, एच होता 8। 11 से 10 यानी -1 कर दिया, 11 में से 1 घटाएंगे 10, 10 में से घटा देंगे 9, 9 में से घटा देंगे 8, तो इसी प्रकार 8 में से घटा देंगे 7, 7 पे कौन अक्षर आएगा, जी आएगा। पहला अक्षर हमने क्या सॉल्व किया था, यक्स, दूसरा अक्षर कौन आ गया, जी, यक्स जी। देखिए पहला ऑप्शन, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इस तरह से आप सभी को सवालों को हल करना है, टाइम आपका जाएगा, टाइम आपका बचत होगा। जैसे साथी हम तो भाई लिख रहे हैं, लेकिन आपको यदि हर एक अक्षर का कोड मालूम होगा ना तो आप मुश्किल से 4 से 5 सेकंड में सवाल को हल कर सकें। जैसे आप याद करेंगे, जैसे T20 U 21 V 22 ये 23, तो उसी प्रकार आप सोच लेंगे अगला नंबर कौन है, 24, 24 से कौन है, यक्स हो जाता है, तुरंत आपको मालूम होना चाहिए। तो इसलिए आप ए से लेकर जेड तक सभी अक्षरों का आप नंबरिंग याद कर लीजिए भाई, आपके बेनिफिट के लिए हम कह रहे हैं। ओके, जरूर याद करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, 7 व्यक्ति हैं GH I J K L और M एक पंक्ति में उत्तर के सम्मुख बैठे हैं। ठीक है, पहले आपको दिशा जानना है भाई। जैसे दिशा क्या होता है, ईस्ट यानी पूरब, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण। अब हम आप सभी से कहें कि आपको उत्तर की तरफ देखना है, आप एक पंक्ति में, मान लीजिए आप बी हैं, आपको उत्तर की तरफ देखना है, तो आप किधर देखेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। और हम आप सभी से कहेंगे जब आप बी हैं, आप उत्तर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो आपका राइट हैंड किधर होगा, यानी आपका दाहिना हाथ किधर होगा। आप कहेंगे सर दाहिना हैंड तो इधर होगा, राइट साइड इधर होगा। और हम आप सभी से कहेंगे कि आपका लेफ्ट हैंड यानी बायां साइड किधर होगा, तो आप कहेंगे हमारा इधर होगा। बस यही आपको देखना है, जिसको आप बैठाएंगे उसका बस दायां और बायां देखना है, यानी राइट और लेफ्ट देखना है। उत्तर की तरफ सभी बैठे हैं, ठीक है, इतना बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। देखिए एक पंक्ति है, जैसे भाई इसी पंक्ति में हमें 7 लोग को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ते सॉल्व करते हुए चलेंगे।
पहला लाइन देखिए, यम के दाएं कोई नहीं बैठा है, तो हम यहीं से सवाल को शुरू कर देते हैं भाई। यम को ऐसी जगह बैठाना है जहां उसके राइट साइड में कोई आ ही नहीं, तो भाई हम यम को यहां बैठा देते हैं चुपचाप मार के। यदि हम यम को यहां बैठाएंगे तभी तो सवाल के अकॉर्डिंग हम फॉलो कर पाएंगे कि यम के दाहिने कोई नहीं बैठा, यानी अब देखिए यम के राइट साइड में कोई तो बैठ नहीं पाएगा भाई, क्योंकि उसके बाद कोई आपका पंक्ति है ही नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल सही हो गया आपके लिए। उसके बाद देखिए, यम और के के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी यम और के, यम तो ऑलरेडी यहाँ बैठा है, यानी के को जब हम यहाँ बैठा देंगे तभी देखिए यम और के बीच 3 व्यक्ति बैठ जाएंगे। ठीक, अभी कौन कौन बैठा ये किसी को नहीं मालूम है, अगला लाइन पढ़ेंगे तब मालूम होगा। तीसरा लाइन पढ़िए, देखिए के और यच के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। के ऑलरेडी यहाँ बैठा है और यच के बीच केवल 2 व्यक्ति, यानी यच को हमें इस बार यहाँ बैठाना पड़ेगा, तभी तो देखिए के और यच के बीच 2 व्यक्ति बैठेंगे भाई। ये भी लाइन आपका क्लियर हो गया। ठीक है, यच को हम यहाँ बैठा दिए भाई, क्योंकि भाई के और यच के बीच 2 व्यक्ति को बैठाना है। अब देखिए अगला लाइन पढ़ा जाए, जी जो है ना वो यल के बाएं तीसरे स्थान बैठा है, यल के बाएं तीसरे स्थान पर जी बैठा है, तो भाई यल को कहाँ बैठा दिया जाए। यल को यदि भाई हम यहाँ बैठाएं तो यल के बाएं से यानी इधर तीसरे स्थान पर जी बैठ, यानी लास्ट में जी बैठ जाएगा भाई, है ना भाई। यल को यदि हमने यहाँ बैठा तो इसके बाएं साइड तीसरे स्थान पे जी, तो जी को यहाँ बैठा दिया जाए। ये भी लाइन आपका पूरा हो गया। अब अगला लाइन पढ़िए, देखिए जे जो है ना वो यल के ठीक दाएं बैठा है, यल के ठीक दाएं जे बैठा है, यानी जे को यहाँ बैठा दिए। देखिए एक पंक्ति खाली है भाई, यल के ठीक राइट साइड में जे बैठा भाई। ये लाइन पढ़िए, देखिए जे जो है ना यल के ठीक दाएं बैठा है, यानी यल के ठीक राइट साइड में जे बैठा है, तो एक पंक्ति खाली है। यहाँ पे कौन नहीं बैठा अभी तक, जी एच आई नहीं बैठा, तो आई को यहाँ बैठा दीजिए भाई। सभी पंक्ति आपका फुल हो गया। अब लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, देखिए क्या सवाल पूछा है। आई और यच के बीच कितने व्यक्ति बैठ दिए हैं, आई यहाँ बैठा है, यच यहाँ बैठा है, तो इनके बीच कितने व्यक्ति हैं, एक के बैठा है, एक यल बैठा है और एक जे बैठा है, यानी 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी इस सवाल का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपल सवाल। तो इस तरह से आप सभी को सवालों को हल करना है भाई। ओके, सभी को समझ में आया। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या बनेगा। यदि शब्द वेरिएबल के प्रत्येक अक्षर को विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यानी भाई जो ये वेरिएबल लिखा है ना, इनके विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी उल्टा से। जैसे यदि हम सवाल बोल देते हैं ना कि वेरिएबल दिया है आपका अंग्रेजी क्रम वाइज सेट कर दी, तो हम ABCD इस तरह सेट करते, लेकिन वेरिएबल के प्रत्येक अक्षर को विपरीत अंग्रेजी यानी उल्टा से, यानी जो सबसे बड़ा रहेगा उसको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। इस तरह से सेट करना है हमें। VARIABLE वेरिएबल दिया है, तो सबसे बड़ा अक्षर इसमें कौन सा है। पहले तो V है, उसके बाद कौन सा R है, देखिए R है, फिर उसके बाद कौन सा भाई RSTUV, पहले हमें देखना पड़ेगा ABCDEFGHIJK L है, देखिए LMNOPQ नहीं है भाई, EL है, तो EL पहले आ जाएगा भाई, है ना। फिर उसके बाद I देखिए, I के बाद देखिए ABE है, यही 4 है, तो I हो जाएगा भाई कि नहीं, बिल्कुल I हो जाएगा। I के छोटा कौन है भाई, E है, देखिए E के बाद कौन सा भाई आपका, कौन सा भाई, E के बाद B है, देखिए B भी अपना सेम पोजीशन पे आ गया, और 2 A है, तो 2 A आपका क्या हो जाएगा, लास्ट में हो जाएंगे। यानी कितने अक्षर अपने स्थिति को बिल्कुल अनचेंज किया, यानी अपरिवर्तित रहे। एक देखिए I है, अपने पोजीशन से अपने पोजीशन पे आ गया, और एक आपका B है, यही 2 ऐसे अक्षर है भाई, एक I है और एक B है, जो कि विपरीत अंग्रेजी क्रम में सेट करने पर अपरिवर्तित रहे। तो इस सवाल का कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन भाई। 2 ही अक्षर तो हो रहे हैं भाई, कोई और तो अक्षर नहीं हो रहा है ना भाई। एक सेकंड में भी तो है भाई, हम देख ही नहीं रहे भाई, भी तो है, देखिए 3 अक्षर भाई, सॉरी 3 अक्षर ऐसे हैं भाई। तो इस सवाल का सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर बैठेगा भाई। एक भी ऐसा अक्षर है और एक I है, एक आपका B है, ये तीनों अक्षर अपने स्थिति को अपरिवर्तित किए हैं। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा, हल करिए भाई। दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 666, 676, 687, 699, 712 क्वेश्चन मार्क है। ये भी भाई आपका नंबरों का श्रृंखला दिया है, लेकिन
बढ़ रहा है भाई। देखिए 666, हम 6 को नहीं लिखते भाई, डायरेक्ट केवल 66 लिख लेते हैं, 76 लिख लेते हैं, इससे में आसानी होगा ना भाई। 87, 99, 12। देखिए 66 से 76 यानी इसमें कितने का ऐड किया भाई, +10। 76 से 87 यानी +11, इसमें क्या 87, 99 +12। 99 से आपको मान के चलिए यहाँ पे 112 है, तो कितना आप बढ़ेंगे, 13 बढ़ जाएंगे भाई। ठीक है, आप देखिए 10, 11, 12, 13 हुआ, यानी 712 में हम +14 कर देंगे, तो कितना आएगा भाई, 712 + 14 कितना होगा, 726 हो जाएगा। लॉजिक इसमें 10, 11, 12, 13, 14 का चल रहा है, तो इस सवाल का भाई बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट होगा तो आप जरूर बताइएगा, डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे अपने पेपर तक। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या बनेगा, देखिए एक विशेष कूट भाषा में TD-ZM को 8, 24, 2, 15 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और KRY को 17, 10, 19, 3 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में HAWP का कूट क्या बनेगा, हल करिए भाई। सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। ये जो सवाल ईमानदारी के साथ हल कर दिया तो समझ जाएंगे भाई उसकी तैयारी बेस्ट लेवल की है, उसकी तैयारी बिल्कुल बेस्ट लेवल की है। जैसे T का कोड 8 किया है, D का कोड 24 किया है, Z का कोड भाई 2 ही किया है भाई, M का कोड 13 किया है। कैसे किया, दिमाग लगाइए, सोचिए, समझिए, परखिए, हल करिए, पेन पेपर का इस्तेमाल करिए, तब इसके बाद आपका आंसर निकल पाएगा, अन्यथा इस सवाल को हल करने में आप बहुत पीछे हो जाएंगे। जैसे देखिए इतना आपका नंबर 8, 24, 2, 15 दिया है, 8, 24, 2, 15, ठीक है। तो हम इनका पहले तो कोड कर लेते हैं, जैसे T20, D4, Z26, M13। 13 से 15 यदि हम कर सकते हैं तो भाई 2 आ सकता है। यदि हम यहाँ पे B मान ले तो यहाँ पे 2 को हम B मान ले। अब जानते हैं कि A से लेकर Z तक कितना होता है भाई, 26 होता है। जैसे हम 27 बढ़ते हैं तो A हो जाता है 28 पे B। तो यहाँ पे हम क्या क्यों ना करते, B को 2 को हम B मान लेते हैं, यानी यहाँ पे 28 मान लेते हैं, नंबर को डायरेक्ट 28 मान लेते हैं भाई। अब D यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे हम D को 30 मान ले तो 27 पे 28 पे B, 29 पे C, 30 पे D। अब T20 यहाँ पे आपका 8 है, तो देखिए 13 में से 2 घटाए 15, 26 से 28 यानी +2 यहाँ से हो जाएगा। फिर देखिए 30 से 24 यानी -6 कर दिया है। T20 और 8 आपका है, तो यहाँ पे 33, 13, ये लॉजिक नहीं बैठ रहा है भाई, ये लॉजिक नहीं है। तो इसमें लॉजिक ध्यान से देखिए भाई, इसमें लॉजिक जानते हैं क्या किया है, इसका उल्टा। जैसे T का उल्टा क्या होता है, G होता है, D का उल्टा क्या होता है, W होता है, Z का उल्टा क्या होता है, A होता है, M का उल्टा क्या होता है, N होता है। अब साथी ना इसमें +1 किया है, इसमें +1 किया है भाई। जैसे N 14, 14 में 1 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। E होता है 1, 1 में 2 जोड़ देंगे, 1 में जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। W होता है 23, 23 में 1 जोड़ देंगे तो 24 बन जाएगा। G होता है 7, 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8 बन जाएगा। अभी को समझ में आया आप सभी को, यानी जो TD-ZM है ना, इनका उल्टा करे भाई, यानी इनका अपोजिट अक्षर करके उनमें +1 करके कोड किया है भाई। ओके, उसी तरह दूसरा भी चेक किया जाए, जैसे KRY दिया है, KRIY दिया है। जैसे K का उल्टा क्या होता है आप सभी को मालूम होना चाहिए। जैसे K होता है 11, तो इसका उल्टा होता है 27 यानी 16 होता है, यानी P इसका उल्टा होता है। R का उल्टा क्या होता है, I होता है, I का उल्टा R होता है, Y का उल्टा क्या होता है भाई, आपका B होता है। ठीक, अब देखिए जैसे P होता है 16, तो 16 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 9 कितना होता है, I कितना होता है 9, 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10 बन जाएगा। R होता है 18, 18 में +1 कर देंगे तो 19 हो जाएगा। B होता है 2, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 17, 10, 19, 3 इस सवाल का राइट आंसर बनेगा भाई। देखिए 17 दिया नहीं है क्या भाई, KRY, एक सेकंड भाई, ये कोड तो दिया है ना 17, 10, 19, तो हम तो चेक करें ना। देखिए यही कोड दिया है भाई, 17, 10, 19, 3। ठीक है, अब सभी को समझ में आया कि हर एक अक्षर का उल्टा करने के बाद जो उल्टा अक्षर आया उनमें +1 करके कोड किया है। ठीक, समझ में आया। अब देखिए HAWP है ना, HAW, पहले तो हम इन चारों अक्षर का अपोजिट लिखेंगे। H होता 8, 8 का उल्टा क्या होता है, यानी कितना होता है भाई, यस होता है।
ए का उल्टा जेड होता है, डब्ल्यू कितना होता है डी होता है, पी का के होता है। अब देखिए यस होता है 19, जेड होता है 26, डी होता है 4, के होता है 11। इनमें एक बढ़ा देंगे तो 20 हो जाएगा, 26 में एक बढ़ा देंगे तो 27 हो जाएगा, 4 में एक बढ़ा देंगे तो 5 हो जाएगा, 11 में एक बढ़ा देंगे तो 12 हो जाएगा। यानी इनका कोड HAWP का कोड क्या आएगा 20 27 5 12। देखिए कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। सभी को समझ में आया भाई, सभी में +1 किया है, सभी में +1 किया है। अब तो आप सभी को क्लियर हो चुका होगा भाई। ओके क्लियर है ना भाई। सभी अक्षर का अपोजिट में +1 करने के बाद नंबर कोड किया था। चलिए भाई इस तरह से आपके पेपर में सवाल आ जाएगा तो आपका टाइम चला जाएगा, टाइम बचत करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक विशेष कूट भाषा में बिक्स को 45-93 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और सिंह को 94-32 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में यन का कूट क्या होगा, BIGS। बिक्स में 4 अक्षर हैं तो इसके लिए अलग 4 नंबर कोड किया है 45-93। SING सिंह में 4 अक्षर है तो इसके लिए 4 अलग कोड किया है। पूछा किसका, यन का कोड पूछा है तो यन पहले कॉमन चेक कर लेते हैं। बिक्स में तो यन है ही नहीं भाई, यन किस में, सिंह में है, यानी इसमें कॉमन वाला मेथड नहीं लगेगा। तो कौन सा मेथड लगेगा, एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन हम इनके कोड को एलिमिनेट करेंगे। जैसे देखिए बिक्स में 4 है और सिंह में भी 4 है तो इसको हम हटा देंगे भाई। फिर उसको देखिए 9 आपका बिक्स में है और सिंह में भी 9 है तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। 3 बिक्स में भी है और सिंह में भी 3 है तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। बचा एक 2 बचा, एक 5 बचा, जिसमें यन रहेगा उसमें हमारा आंसर होगा। यानी सिंह में यन है तो एक नंबर बच रहा है 2, यानी यन का कोड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सिंपल सा। तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप सवालों को हल कर लेंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 65 86 114 195 191 क्वेश्चन मार्क है। बताइए दोस्त इस सवाल का राइट आंसर क्या बन रहा है भाई। जैसे 65 है, 86 है, 114 है, 149 है और 191 है। अगली संख्या क्या बनेगी, नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है यानी इसमें भी कुछ ना कुछ ऐड किया है। 65 से 86 तो +21 हुआ है, 86 से 114, 86 में 14 100 फिर 14 यानी इसमें +28 हुआ है। 114 से 149 यानी इसमें +35 किया है। 149 से 191 कितना जोड़ सकते हैं भाई हम लोग, यानी +42 कर दिया जाए। 49 और 42 91 यानी 191, यानी इसमें देखिए 7 21 7 28 7 5 35 7 6 42 यानी 7 का ये तो टेबल पड़ रहा है भाई, 7 6 42 7 49 यानी लास्ट में आपका 191 दिया है तो इसमें हम +49 कर सकते हैं भाई। देखिए 191 और 49 को जोड़िए, 191 भी हम 9 को दे देंगे तो 240 हो जाएगा। यानी जो अगली संख्या इस क्वेश्चन मार्क की हमारा आंसर है वो 240 आएगा भाई। सभी क्लियर, यानी सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके सभी को समझ में आया, 240 आंसर कैसा आया बिल्कुल। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या बनेगा, हल करिए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर MLTA का संबंध QH XW से है एक निश्चित तरीके से, उसी प्रकार LN VB का संबंध PJZX से, तो उसी तरह का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में से CWON का संबंध किससे होगा। हल करिए भाई इस सवाल का राइट आंसर। ये बेस्ट लेवल का सवाल है। इस तरह का सवाल मान के जो 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में वेटेज बनेगा। देखिए MLTA इसका कोड QH XW, ठीक। अब इनके अक्षर का कोड करेंगे। M होता 13, L होता 12, T होता 20, A होता 1, ठीक। अब इन अक्षर का कोड करिए। Q होता 17, H होता 8, X होता 24, W होता 23। अब देखिए 13 17 +4 किया है, 12 से 8 यानी 12 में से -4 कर दिया है तो 8 बन जाएगा। 20 से 24 +4 किया है। अब देखिए A को यहाँ पे 27 कर लीजिए, 27 में से -4 कर देंगे तो 23 बन जाए। इसमें लॉजिक +4 -4 +4 -4 का लगा है। सभी को समझ में आया, +4 -4 +4 -4 का लॉजिक इसमें बैठ रहा है। दूसरा भी चेक कर लिया जाए। देखिए
एन भी बी, इसका कोड पी जे जेड एक्स, बी होता 2 तो इसको आप चुपचाप मार के 28 कर दीजिए भाई, बी होता है 22, 226 मत मानिएगा भाई, इसको लिख देने भाई, आप लोग कन्फ्यूज जाएंगे। बी 28 कैसे, जैसे 27 पे होता है ना, आप जानते हैं ना कि ए से लेकर जेड तक 26 होता है, जैसे हम अगली संख्या यदि 27 आ जाता है तो ए से फिर से शुरू हो जाता है, 27 पे 28 पे बी होता 22, एन होता 14, एल होता 12, पी होता है 16, जैसे 12 में 4 जोड़ देंगे 16, जी होता है 10, 14 में से 4 घटा देंगे तो 10 बन जाएगा, जेड होता है 26 यानी 22 में से 4 घटा देंगे तो 26 बन जाएगा, एक्स होता है 24, 28 में से इस बार भाई प्लस किया ना भाई, यहाँ पे प्लस देखिए, 22 में प्लस 4 कर देंगे 26, 28 में से 4 घटा देंगे 24, इसमें भी वही सेम लॉजिक, +4 -4 +4 -4 का, ठीक है। तो किसका पूछा है भाई, CWON का पूछा है, तो लॉजिक लगाएंगे +4 -4 का। देखिए CWON, सी होता है 3 तो +4 करेंगे, 7 पे कौन अच्छा रहेगा, जी आएगा। डब्ल्यू होता 23 में से 4 घटा देंगे, 23 में से 4 घटाएं 19 पे यस आता है। ओ होता 15 में 4 जोड़ देंगे 19 पे यस ही आता है। उसके बाद एन होता है 14 में -4 का 10 पे जे आता है, यानी GSSJ कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो इस सवाल का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेंगे। ओके, सभी को समझ में आया। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या बनेगा। देखिए निम्नलिखित समीकरण में यदि माइनस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, गुणा और प्लस को परस्पर बदल दिया जाए, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। समीकरण दिया है, माइनस भाग को आपस में बदलना है, गुणा प्लस को आपस में बदलना है। इसमें रख के आपको इस समीकरण को हल करना है बॉडमस के नियम अप्लाई करके। देखिए 8 प्लस है, प्लस को गुणा में बदलना है तो प्लस की जगह गुणा रख देंगे। 63 बाद देखिए माइनस है तो माइनस को भाग में रखना है। 7 के बाद देखिए गुणा है तो गुणा को किस में रखना है, प्लस में रखना है। ठीक, 7 फिर से भाग है तो भाग को किस में, माइनस में। 9, ये समीकरण तैयार, इसमें बॉडमस में लगा दीजिए। 8 गुणा 7 का भाग 63 में 9 बार में, +7 -9, 8 9 72, 72 + 7 -9 कितना होगा, 72 7 79, 79 में से 9 घटाएंगे 70, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपल सवाल था भाई, इस तरह का सवाल आपसे कभी गलती नहीं होना चाहिए भाई, ये सवाल आप सभी से गलती से भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या मिल रहा है भाई, हल करिए। देखिए 6 मित्र हैं EF GR यस और टीम, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर सम्मुख बैठे हैं। ठीक, 6 मित्र हैं भाई, एक वृत्ताकार मेज है, ठीक है। इसमें हमें 6 लोग को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6, एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन कंप्लीट करते चलेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। यस जो है ना वो यफ के दाएं से दूसरे स्थान बैठा है, यफ के दाएं से दूसरे स्थान पे। भाई जैसे आप एक बॉक्स हैं, आप अलग अलग बैठे हैं और आप इन बॉक्स के अंदर एक केंद्र है, इसकी तरफ देख रहे हैं। मान के चलिए आप ए यहाँ बैठे हैं तो आपका राइट साइड तो इधर ही होगा ना भाई, यानी आपका दाहिना साइड इधर होगा और बाएं यानी लेफ्ट साइड आपका इधर होगा। तो बस यही आपको चेक करना इसमें भी, ठीक है। देखिए हम पहले लाइन को पढ़े हैं, यस जो है ना वो यफ के दाएं से दूसरे स्थान बैठा है, यानी यफ को यहाँ बैठा देते हैं, यफ के राइट साइड दूसरे स्थान पे यस, यानी यस यहाँ बैठ जाएगा भाई। पहला स्थान ये है, दूसरा स्थान ये है, तो दूसरे स्थान पे यस बैठ गया यफ के राइट साइड में। ठीक, ये लाइन कंप्लीट हो गया। तीसरा लाइन पढ़िए, देखिए यफ जो है ना वो जी के दाएं से दूसरे स्थान बैठा है, यफ तो ऑलरेडी यहाँ बैठा है भाई, यानी जी को यहाँ बैठा देंगे तो जी के दाएं से दूसरे स्थान पे यफ बैठ जाएगा, ऑलरेडी बैठा है तो जी को जब यहाँ बैठाएंगे तभी तो भाई जी के राइट साइड से दूसरे स्थान पे यफ यहाँ पे आएगा। ठीक, ये भी लाइन कंप्लीट हो गया। अब अगला लाइन को पढ़ा जाए, केवल यफ जो है ना वो आर और ई के बीच में बैठा है। केवल यफ जो है, ये जो केवल यफ है ऑलरेडी जो बैठा यफ है, ऑलरेडी यफ तो बैठा है, आर और ई के बीच में बैठा है, यानी भाई आर को यहाँ पे सेट कर देते हैं, ई को यहाँ पे सेट कर देते हैं, तभी तो आर और ई के बीच में केवल यफ बैठा है। ये भी लाइन आपका पूरा हो गया। ई जो है ना यस का निकटतम पड़ोसी है। अब देखिए ये भी लाइन पूरा हो गया, यस का निकटतम पड़ोसी ई है, यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है भाई। अभी एक पंक्ति भी नहीं बैठा है, कौन नहीं बैठा है, देखिए EFGRS टी नहीं बैठा तो टी को यहाँ बैठा दीजिए, सवाल पूरा हो गया। लास्ट लाइन देखिए, सवाल पूछा होगा आप सभी से,
आर के दाएं से गिनने पर, आर के राइट साइड गिनने पर टी और आर के बीच में कितने व्यक्ति हैं? ये अच्छा सवाल है भाई। आर के दाएं से यानी आर तो ऑलरेडी यहां बैठा है भाई, ध्यान से देखिए आर यहां बैठा है ना। आर के राइट साइड से गिनने पर आर और टी के बीच में, आर और टी के बीच में कितने व्यक्ति भाई? 3 व्यक्ति बैठ रहे हैं हमारे हिसाब से, तो बताइए 3 व्यक्ति। एक देखिए यफ बैठा है, एक ई बैठा है और एक यस बैठा है, यही 3 व्यक्ति बैठे हैं भाई आर और टी के बीच में, वो भी आर के राइट साइड गिनने पर यानी आर के दाहिने साइड गिनने पर। सभी क्लियर होगा कौन कौन बैठे हैं आर और टी के बीच में? यफ ई यस बैठे हैं। यदि भाई यही सवाल पूछता है कि यह आर के बाएं से गिनने पर आर और टी के बीच में कितने व्यक्ति, तो केवल जी बैठा है भाई। देखिए आर के बाएं साइड से टी के बीच में केवल जी बैठा है भाई और कोई नहीं बैठा है। सभी को समझ में आया? तो इस तरह से आप सवालों को हल करेंगे। अगला सवाल को हल करिए जरा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या मिल रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एनआरडीएफ का संबंध पीएम एफ से एक निश्चित तरीके से, उसी प्रकार यस एफ जे डब्ल्यू का संबंध यू ए एल आर से है। तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में से जी भी के क्यू का संबंध किससे होगा? सॉल्व करिए भाई। देखिए एन आर डी एफ, इसका कोड पी एम एफ ए दिया है। एन होता 14, पी होता 16, इसमें +2 कर दिया है। आर होता 18, एम होता 13, यानी 18 में से 5 घटा दिया तो 13 बन जाएगा। डी होता 4, एफ होता 6, तो इसमें +2 कर दिया है। एफ होता 6 और ए होता 1। अब देखिए 6 में से -5 कर देंगे तो 1 बन जाएगा। यानी इसमें लॉजिक देखिए +2 -5, +2 -5 का लग रहा है भाई। इसमें लॉजिक +2 -5, +2 -5 का लगा है। दूसरा भी चेक करते, क्या यही सेम लॉजिक है? यस एफ जे डब्ल्यू, इसका कोड यू ए एल आर। यस होता 19, यू होता है 21, 19 में 2 जोड़ देंगे तो 21 बन जाएगा। एफ होता है 6, एक होता है ए, तो इसमें -5 क्या है? जे होता है 10, एल होता है 12, तो इसमें +2 क्या है? डब्ल्यू होता है 23, आर होता है 18, 23 में से 5 घटा देंगे तो 18। सेम लॉजिक भाई, +2 -5। तो पूछा क्या है? जी भी के क्यों, तो इसमें सेम लॉजिक लगाएंगे +2 -5 का। देखिए जी भी के क्यों, जी होता है 7, भी होता है 22, के होता है 11, क्यों होता है 17। तो पहले +2 करेंगे, 7 में +2 करेंगे 9, 9 पे कौन अच्छा रहता है? आई आता है। 22 में से 5 घटाएंगे 17, 17 पे क्यों आता है। 11 में +2 जोड़ देंगे 13, 13 पे यम आता है। आई क्यू एम कौन सा है? डी ऑप्शन। अगला भी चेक कर लीजिए भाई, 17 में से 5 घटाएंगे 12, 12 पे एल आ जाएगा। आई क्यू एम एल, देखिए डी ऑप्शन दे रखा है, तो यही हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके, सभी को समझ में आया? चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए यदि शब्द ऑपरेटर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? दोस्त मेरे, ओ पी ई आर ए टी ओ आर ऑपरेटर है। तो अब हमें इन्हीं अक्षरों का इस्तेमाल करके अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करें, यानी ए के बाद बी, बी के बाद सी, डी ई एफ जी, ऐसे इन्हीं अक्षरों का। सबसे पहले ए आ जाएगा भाई, क्योंकि पहला ए से शुरुआत होता है। ए बी नहीं है, सी डी नहीं है, तो ई आ जाएगा। तो ई यहाँ पे ई एफ जी एच आई जे के एल, एम नहीं है, एन ओ देखिए 2 बार एन ओ है तो 2 लगातार ओ आएगा भाई। ओ पी है, बिल्कुल पी यहाँ आ जाएगा। क्यों नहीं है? आर 2 ठो आ रहा है, देखिए एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे, यानी लगातार आ रह जाएगा। फिर उसका लास्ट में कौन सा भाई? टी है। देखिए ऑपरेटर, देखिए कोई ऐसा अक्षर है जो कि अपने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित करें? कोई भी नहीं है। कोई है इसमें? बिल्कुल नहीं। देखिए ओ से ए आ गया, पी से ई से ओ, आर से ओ आ गया, ए से पी आ गया, टी से आर आ गया, ओ से आर आ गया, आर से टी आ गया, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन होगा, शून्य। कोई भी अक्षर नहीं है भाई जो कि अपनी स्थिति को अनचेंज किए हैं, सभी ने अपना चेंज कर दिया है। ओके, सभी को समझ में आया? इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15। इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? एक विशेष कूट भाषा में जीपी जेड जे को 98 और OWRS को 66 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई भाषा में VIXE के लिए कूट क्या होगा? सवाल ये बहुत सिंपल है। इस सवाल का राइट आंसर आप हमें होमवर्क में बताएंगे। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट बताइए, कमेंट सेक्शन में आप सभी साथी करेंगे भाई। हर एक स्टूडेंट इस सवाल का राइट आंसर बताएगा, अपने से सॉल्व करिए और बताइए कि सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा, बताएंगे आप लोग। चलिए भाई
अगला सवाल को हल किया जाए क्वेश्चन नंबर 16। अब तो साथी यहाँ से हम लोग जीके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आप लोग अपना जीके सेक्शन में देखिए कितना स्कोर बना। ठीक है, भीमराव रामजी अंबेडकर ने महाल सत्याग्रह किस वर्ष किया था? भीमराव रामजी अंबेडकर ने महाल सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो ये 1927 में किया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। स्ट्रीट्स ऑफ कैलकटा और डांसिंग ड्रम्स किसके दो लोकप्रिय ट्रैक हैं? बताइए, स्ट्रीट्स और कैलकटा और डांसिंग ड्रम्स किसके दो लोकप्रिय ट्रैक ये हैं? तो ये आनंद शंकर की ये दो लोकप्रिय ट्रैक हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। कौन सी हरा शैवाल की प्रजाति जिसे आमतौर पर स्टोन वार्ट के रूप में जाना जाता है अक्सर पौधे के लिए गलत समझी जाती है? बताइए, कौन सी हरा शैवालों की प्रजाति जिसे आमतौर पर स्टोन वार्ट के रूप में जाना जाता है अक्सर पौधे के लिए गलत समझी जाती है, उसका नाम क्या है? तो चारा होती है भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। कमरे के तापमान और दबाव पर किस पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है? कमरे के तापमान और दबाव पर किस पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है? तो लोहा की। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसे सबसे अधिक मिलियन शहर है? तो साथियों, भारत के इन पड़ोसी देशों में किसमें सबसे अधिक मिलियन शहर है? तो भाई पाकिस्तान देश में। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का परिणाम नहीं था? तो साथियों, इनमें से कौन सा हरित क्रांति का परिणाम नहीं था? देखिए, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि ये था, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर उच्च निर्भरता ये भी था, कृषि और संचार में सुधार ये भी था, लेकिन जो ग्रामीण जनसंख्या में कमी ये नहीं था भाई। तो इसलिए ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से कौन सा एकहारी के रूप में जाना जाता है जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है? तो साथियों, इन शास्त्रीय नृत्यों में से कौन सा एकहारी के रूप में जाना जाता है जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है? बताइए। तो भाई भरतनाट्यम है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को। किस शताब्दी में अंतिम शुंग शासक को उसके मंत्री ने मार डाला था? तो साथियों, किस शताब्दी में अंतिम शुंग शासक को उसके मंत्री ने मार डाला था? तो भाई पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया है तो भाई पहले तो आप नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, क्योंकि ये अपनी क्लास से पूरे एग्जाम तक चलने वाली है। एक भी दिन क्लास नहीं रुकेगी भाई। बाई चांस एक आध दिन क्लास नहीं आती है, वो कोई कारण हो जाता है तभी क्लास नहीं आ पाती, लेकिन डेली क्लास आपको मिलेगी। आपकी तैयारी को हम बिल्कुल भी बीच में नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आपका एग्जाम पूरा समाप्त नहीं होता है। डेली आपकी तैयारी के लिए आपको क्लास करनी है अच्छी तरीके से। वही क्वेश्चन क्लास में हम करेंगे जो कि आपके पेपर में बन सकते हैं। अभी तक जितने आपके 4 से 5 सालों में एसएससी जीडी का पेपर हुआ, जिस लेवल के सवाल पूछे गए उसी लेवल का सवाल डेली हम लोग क्लास में करते रहेंगे। तो इसलिए भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे क्या होगा, क्लास अपलोड होगी तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी। ओके, तो इसलिए भाई आप नोटिफिकेशन को ऑन किए रहेंगे। राज्य सरकार के कार्यों के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियम कौन बनाता है? राज्य सरकार के कार्यों के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए कौन नियम बनाता है? बताइए। तो भाई राज्यपाल बनाते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 को। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए नंदी पुरस्कार प्रतिवर्ष किस राज्य में प्रदान किया जाता है? सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए नंदी पुरस्कार प्रतिवर्ष किस राज्य में प्रदान किया जाता है? बताएंगे। तो ये आंध्र प्रदेश में प्रदान किया जाता है। ठीक है, नंदी पुरस्कार। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित जल निकाय है जो किसी नदी या धारा के प्रवाह को रोककर बनाया जाता है? कौन सा मानव निर्मित जल निकाय है जो किसी नदी या धारा के प्रवाह को रोककर बनाया जाता है? तो उसे जलाशय कहते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 28।
रोहिंग्या संकट मुख्य रूप से किस पड़ोसी देश के शरणार्थियों से संबंधित है जो भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों में शरण मांग रहे हैं? रोहिंग्या संकट मुख्य रूप से किस पड़ोसी देश के शरणार्थियों से संबंधित है जो भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों में शरण मांग रहे हैं? बताइए, रोहिंग्या संकट इस टाइम किस देश में चल रही है? तो म्यांमार देश में चल रही है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बने हैं। ध्यान रखिएगा, स्वर्ण पदक कब जीता? 2020 में भाई, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो हुआ था, एक ही भारत ने स्वर्ण पदक जीता था जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता था। ठीक है, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30। पश्चिम बंगाल का कौन सा त्यौहार मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में शामिल हुआ है? पश्चिम बंगाल का कौन सा त्यौहार बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है, वही त्यौहार को भाई अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। आप जानते हैं कि दुर्गा पूजा भाई भव्य तरीके से पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, तो यही यूनेस्को सूची में शामिल हुआ है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31। 1906 में स्थापित ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, 1906 में स्थापित ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खान तृतीय थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 को। देखिए, 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा अपनी कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया था? तो साथियों, 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा अपनी कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, मृणाली साराभाई को 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रवासन का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार किस प्रकार के प्रवासन का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है? तो ग्रामीण से ग्रामीण का है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या बनेगा? अली आय लिगंग वसंत उत्सव भारत के किस राज्य में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। और साथ ही यदि आपने 2025 का कोई भी एसएससी एग्जाम दिया होगा और दिल्ली पुलिस का पेपर दिया होगा तो इसी लेवल के सवाल पूछे गए थे। जैसे अली आय लिगंग वसंत उत्सव भारत के किस राज्य में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है? अब इस तरह का सवाल बना रहे हैं भाई, तो असम राज्य में मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? पहले ये देखिए कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। जैसे कार्यपालक शक्ति होते हैं, विवेकाधिकार भी होते हैं, विधायी शक्ति, लेकिन अनिवार्य शक्ति उनके पास नहीं होता है भाई। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ और ताल वादक एल्ला वेंकटेश्वर राव किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ और ताल वादक एल्ला वेंकटेश्वर राव किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो ये मृदंगम बजाते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। धिवेही भाषा भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? बताइए, धिवेही भाषा भारत की किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? तो ये मालदीव की आधिकारिक भाषा है धिवेही भाषा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 को। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और स्थिरता के साथ विकास प्राप्त करना था? तो साथियों, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और स्थिरता के साथ विकास प्राप्त करना था? तो चौथी योजना में है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? बताइए दोस्त, संपत्ति के अधिकार को तो अब कानूनी अधिकार में डाल दिया गया, लेकिन कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, क्या कोई बता सकता है कि 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये किस वर्ष में किया गया था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप सभी दोस्त, बताइए। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों, इनमें से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो लोक प्रशासन है जो कि तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है।
अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41। नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कलाओं यानी नृत्य और संगीत से संबंधित सबसे प्राचीन ग्रंथ किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कलाओं नृत्य और संगीत से संबंधित सबसे प्राचीन ग्रंथ किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? तो भरत मुनि के द्वारा सबसे पहले संकलित किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा पर स्थित सबसे खारा जल निकाय है? तो साथियों कौन सा जल निकाय पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा पर स्थित सबसे खारा जल निकाय है? तो मृत सागर है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43। गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन थे? तो साथियों गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन थे? तो रुद्रदामन थे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है और अपने टारगेट को पूरा करिएगा भाई। आपकी एग्जाम तक हम डेली क्लास में आपको टारगेट भी देते रहेंगे, इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी और आपको तैयारी करने में और भी मजा आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 44, आप बिल्कुल उबेंगे नहीं भाई क्लास से, ये मेरा आपसे गारंटी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में और धनुषाकार धनुष के साथ बजाया जाता है? तो साथियों कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में और धनुषाकार धनुष के साथ बजाया जाता है? बताइए। तो उसे सारंगी कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45। छाऊ भारत की एक प्रमुख नृत्य परंपरा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में यह नृत्य रूप प्रचलित नहीं है? तो साथियों छाऊ भारत की एक प्रमुख नृत्य परंपरा है, यह किस भारतीय राज्य में यह नृत्य रूप प्रचलित नहीं है? बताइए। जैसे उड़ीसा का फेमस भाई, पश्चिम बंगाल का फेमस, झारखंड का फेमस छाऊ नृत्य, आप सभी से पूछता है ना कि किस राज्य से है, तो ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच नकली युद्ध का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच नकली युद्ध का प्रतिनिधित्व करता है? तो डांडिया रास है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47। कांग्रेस कार्य समिति ने जुलाई 1942 में कहां पर भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया? कांग्रेस कार्य समिति ने जुलाई 1942 में किस शहर में या किस जगह पे भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया था? तो वर्धा में अपनाया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर। गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे? तो साथियों गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे? तो उसे अग्रहार कहते थे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49। 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारत को किस संगठन ने वित्तीय सहायता प्रदान की थी? तो साथियों 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारत को किस संगठन ने वित्तीय सहायता प्रदान की थी? तो भाई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यानी IMF ने भाई मदद की थी। ओके, तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 को। सितंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। सितंबर 2025 में RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शिरीष चंद्र मुर्मू किया गया है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए भाई क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या बनेगा? अपने समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध लोकप्रिय पर्यटन स्थल स्वराज द्वीप कहाँ स्थित है? बताइए। अपने समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध लोकप्रिय पर्यटन स्थल स्वराज द्वीप ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 52 को। निम्नलिखित में से किसने 2025 में इंडिया AI पहल शुरू की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई, यानी किस संगठन ने यानी किस मंत्रालय ने 2025 में इंडिया AI पहल शुरू की? तो भाई केंद्रीय IT मंत्री ने शुरू की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 53। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस संविधान अनुच्छेद के तहत इस्तीफा दिया था? ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है आपके पेपर के लिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस संविधान अनुच्छेद के तहत इस्तीफा दिया था? बताइए। तो साथ ही क्या बता सकते हैं कि इस टाइम यानी प्रेजेंट टाइम में हमारे देश के
वाइस प्रेसिडेंट कौन है भाई, कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग। जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे, इससे पहले उन्होंने किस संविधान अनुच्छेद के तहत इस्तीफा दिया था भाई? तो अनुच्छेद 67A के तहत अपना पद को त्यागा था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अपना जो भी उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देते हैं तो सीधे राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अब जब राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना होता है तो वो सीधे जाकर उपराष्ट्रपति को अपना पद त्यागते हैं। ठीक है, देखिए भारत में एंटी डंपिंग और एंटी सब्सिडी और प्रति संतुलन उपाय किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित किए जाते हैं? भारत में एंटी डंपिंग और एंटी सब्सिडी और प्रति संतुलन उपाय किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित किए जाते हैं? तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित किए जाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55। दोहरा लाभ होना, इसके भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सा है? दोहरा लाभ होना, इसके भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सा इनमें से है? आम के आम, गुठलियों के दाम, ये आपका भाव बिल्कुल बेस्ट है भाई दोहरा लाभ होने का। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 को। शुष्क का विलोम शब्द क्या होगा? तो साथियों शुष्क का विलोम शब्द क्या बनेगा बताइए? तो आर्द्र बनेगा भाई शुष्क का विलोम शब्द। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57। जिसका उपचार या हल न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो साथियों जिसका उपचार या हल न हो सके इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो उसे असाध्य कहेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58 को। मेरी शंकाओं का हो जाना चाहिए वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या बनेगा? मेरी शंकाओं का दमन हो जाना चाहिए कि समाधान हो जाना चाहिए? बिल्कुल मेरी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। परिणाम तो होगा नहीं भाई, उत्तर तो हो जाना नहीं चाहिए भाई, क्या होगा? समाधान। मेरी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59 को। पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो साथियों पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इनमें से? तो अमृत है, सुधा, सोम, पीयूष, ये सब क्या होते हैं? पीयूष के पर्यायवाची होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 60 को। रोटी के लिए हर कोई काम करता है, रेखांकित शब्द का बहुवचन लिखिए। रोटी का बहुवचन क्या बनेगा? रोटी का रोटियां हो जाएगा बहुवचन। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 61 को। पुत्र की प्रतीक्षा में मां वर्षों तक आंसू बहाती रही, रेखांकित शब्द का तत्सम रूप आंख का भाई बताइए, यानी आंसू का तत्सम रूप बताइए क्या बनेगा? आंसू क्या बनेगा भाई? अश्रु कहते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 62। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा भाई भारत। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 63। अपने को धोखा देने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो साथियों अपने को धोखा देने वाला, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा बनेगा? तो आत्मवंचक कहेंगे अपने को धोखा देने वाले के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 64 को। निम्नांकित मुहावरे के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? अपनी खिचड़ी अलग। तो बताइए दोस्त, अपनी खिचड़ी अलग, इसके लिए आपका सही शब्द कौन सा बनेगा? अपनी खिचड़ी अलग यानी भाई पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 65 को। समतल के लिए उपयुक्त विलोम शब्द क्या बनेगा? समतल के लिए उपयुक्त विलोम शब्द क्या बनेगा? तो समतल के लिए ढाल बनेगा। ओके, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 66 को। अपने स्थान पर अचल रहने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द इनमें से कौन सा है? अपने स्थान पर अचल रहने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए क्या बनेगा भाई? उसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो उसे ध्रुव बोलेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथ ही आप हर एक क्वेश्चन को याद करते चलेंगे भाई। और आपने कल रिजल्ट चेक किया होगा, फाइनल रिजल्ट आ चुका 2025 एग्जाम का, और हर एक स्टेट का आपने कट ऑफ भी चेक कर लिया होगा कि कितना गया है। कौन सा शब्द वसंत का विलोम है? इनमें से कौन सा शब्द वसंत का विलोम शब्द बनेगा? वसंत का पतझर कहेंगे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर। मेरी किताब मेरी मित्र प्रिया के पास है, वाक्य में प्रयुक्त कौन सा शब्द विदेशज है? मेरी किताब मेरी मित्र
प्रिया के पास है। तो इस वाक्य में कौन सा शब्द है? विदेशज है। बताइए, जो किताब है ना एक प्रकार का विदेशज शब्द है। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 69 को। दिए गए वाक्य में त्रुटि पहचानिए। दूध में थोड़ा पड़ गया है, ये कोई शब्द है? दूध में थोड़ा पड़ गया यानी क्या बनेगा भाई? दूध में पड़ गया यानी ये सी ऑप्शन आपका क्या है भाई? रॉन्ग है भाई, त्रुटि है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूध में पड़ गया ये आपका सही होना चाहिए, या कुछ पड़ गया ऐसे भी हो सकता है, दूध में कुछ पड़ गया है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 70 को। परलोक का विलोम शब्द क्या होगा? परलोक का विलोम शब्द क्या होता है? परलोक का इहलोक कहेंगे भाई। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 71। जो अपने मूल स्थान से हट गया हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो अपने मूल स्थान से हट गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो विस्थापित कहेंगे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 72 को। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो साथियों इनमें से तत्सम शब्द का चयन करिए, क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो अमूल्य एक तत्सम शब्द है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए भाई क्वेश्चन नंबर 73। मीरा पढ़ रही है, इसमें रेखांकित शब्द क्या? मीरा कौन सा शब्द है? बताइए। संज्ञा, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है? तो संज्ञा है भाई। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 74 को। घूंघट शब्द के उचित पर्यायवाची का चयन करिए। घूंघट शब्द के उचित पर्यायवाची का चयन करना है, तो कौन सा बनेगा? घूंघट का अगुंठन कहेंगे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 75। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? गंगा का उद्गम स्थल गोमुख पर्वत। ये जीके में भी याद कर लीजिए भाई, क्योंकि गंगा का उद्गम स्थल गोमुख पर्वत है। ये जीके का सवाल है, हिंदी का सवाल है। उद्गम का विलोम क्या होगा भाई? उद्गम का विलय हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों ये फाइनली आपका 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए दोस्त कि आप सभी का इन 75 क्वेश्चन से आज सभी का कितना स्कोर रहा आज के सेशन से? सभी दोस्त बताएंगे भाई। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से याद हुआ होगा। यदि कि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे मेरे दोस्त, समय बिल्कुल भी नहीं है, डाउट भी नहीं हमारे मन में रहना चाहिए। इससे क्या होगा, जब हम पेपर बैठेंगे तो जो भी क्वेश्चन हमें आता रहेगा वो तो गलत नहीं होगा भाई। ओके, इससे हम तुरंत टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए साथ ही आप डेली क्लास करेंगे, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं वो सारे सवाल हम इस क्लास में कराएंगे भाई, बहुत अच्छी तरीके से। मेहनत खूब होगा, बस आपकी मेहनत चाहिए हमें, ठीक है। तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए सेशन में। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करिए, डेली क्लास करिए, नोटिफिकेशन को ऑन किए रहिएगा। क्लास अपलोड होगी तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन जाएगी एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए। ओके, तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।